चलिए, आज भारत का सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। पहले तो एक सामान्य थोड़ा सा समझना है। भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी मानव की उत्पत्ति। ठीक है ना। भारत की विशालता और 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। एक्चुअली में भारत के जैसे कि सीक्वेंस देखें तो ये इधर तो हिमालय का, ठीक है ना, ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है ना, ये इधर हिंदू कुश, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान की श्रेणियाँ, ठीक है ना, और ये समुंदर भरा है। तो भारत क्या एक्चुअली में एक भौगोलिक रूप से एक सेपरेट स्थिति रखता है, इसलिए इसको भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, एक सेपरेट स्थिति रखता है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त नाम होने का मुख्य कारण ये था कि एक्चुअली में आर्य यहाँ रहते थे, आर्य, ठीक है ना, आर्यावर्त। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र में जो है, ठीक है ना, यानी कि ये विंध्याचल पर्वतमाला है ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला, ये ऊपर वाला तो आर्यावर्त और दक्षिण वाला दक्षिणावर्त था। ठीक है ना। फिर ये जरूर है कि वो जो ऋषि मुनि, जो एक ऋषि था ना, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि आर्य संस्कृति का प्रसार दक्षिणी भारत में करते हैं। संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख है। बिल्कुल है। संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख है। ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो ऐसे करके भारत गायब होता है। ठीक है ना। बहुत। तो चलिए, वैदिक आर्य का निवास स्थान सिंधु घाटी में स्थित था। सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। आर्य, जैसे कि हम आर्य काल को 2 भागों में बांटते हैं, जिसे बोलते हैं ऋग्वैदिक आर्य और उत्तर वैदिक आर्य। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला एरिया, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना के मैदाना में रहते थे। पर्शिया, आधुनिक ईरान, यानी भारत से जस्ट चिपका हुआ है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत से जस्ट चिपका हुआ। पर्शिया के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। एक चीज और ध्यान रखना, आर्य के बारे में तो ये तो कंफ्यूज है कि भाई कि आर्य बाहर से आए कि अंदर से आए, यहीं के थे कि, ठीक है ना। हालांकि हमारे इतिहास लेखन की एक औपनिवेशिक परंपरा के कारण आर्यों को आक्रांता दर्शाते हैं, बल्कि एक प्रवास था वो तो। पर अगर कोई कहे कि भारत में सबसे पहले विदेशी शक्ति कौन सी आई, विदेशी लोग कौन से आए, तो ईरानी, वही आर्य थे। ठीक है ना, वो खुद आर्य थे। तो लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। फिर लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे और वो सिंधु को हिंदू नदी कहते थे। इसी आधार पर इस देश का नाम रखा हिंदुस्तान। और यहाँ के सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हिंदुस्तान है, शब्द
किसने दिया? ईरानियों ने, पर्शिया। पर्शिया, ईरान ने। उसका मेजर कारण है सिंधु। ठीक है ना, मेजर कारण सिंधु। ठीक है, चलिए। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और कौन सा शब्द आता है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जैना, बौद्ध, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप मिलता है। ठीक है ना। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। तो इंडिया शब्द किस भाषा से उत्पत्ति है? ग्रीक भाषा इंडोस से। इंडस नदी भी थी। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा है। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह को हटाकर इंदु नाम से संबोधित किया, बाद में परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। और एक और चीज़, जब इसका नाम हम भारत कहते हैं ना, तो आपको पता है कि भारत एक आर्या का एक कबीला था, भरत। ठीक है ना, जिसका राजा था सुदास, जिसने 10 राज्य युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो उस कबीले के आधार पर इसका नाम पड़ा है भारत। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वर्तमान में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात 2 नाम प्रचलित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सामान्य बोलचाल में इसे हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है ना। और एकमात्र ऐसा देश है हिंदुस्तान जिसके आधार पर हिंद महासागर पड़ा है। चलिए, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो आप सोचिए, ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है ना, ये 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ठीक है ना। तो उत्तरी अक्षांश थोड़ा सा समझ लेना। 0 डिग्री। ठीक है ना। ये ग्रीनविच रेखा, समझ में आई? और ये भारत, तो ये 4 डिग्री, 8 डिग्री। ठीक है ना, ये 8 डिग्री, यानी है तो उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन भारत का विस्तार को हम उत्तरी अक्षांश ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब मैंने पृथ्वी को 4 गोलार्ध में बांटा है। तो ये पृथ्वी, भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। तो देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे तो पूर्वी ही पढ़ेंगे। भारत का विस्तार पूर्वी देशांतरा में ही है। अक्षांशा में देखेंगे तो भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश में ही है। ठीक है ना। तो ये जो चीज बताने जा रहा हूं मैं कि भाई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप यूं मत सोचिएगा कि भाई दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश बोले, नहीं, 0 डिग्री से ऊपर है। 0 डिग्री से ऊपर है। ठीक है ना। से 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, ग्रीनविच के पूर्व में ही है, हाँ सर, बिल्कुल ग्रीनविच के पूर्व में। पूर्व में ही है, तो अपन क्या लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे ही रखना, 32.87 लाख, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43%, कितना 2.43%। हालांकि जनसंख्या अपन 16-17% रखते हैं, और क्षेत्रफल अपन ने बहुत समझौता कर रखा है कि भाई कितने खाजो पीजो माने तो ही गणो। हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, अब मैं सीक्वेंस ही बोल रहा हूँ, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। मेरा प्रश्न यह है कि विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है, ये भी ध्यान ढूंढने का प्रयास करना। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जहां विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। अभी यहाँ देखिए आप 2.43% क्षेत्रफल है और 17.5% जनसंख्या है। अब कैसे तो खाए, कैसे पिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना। पूर्वी देशांतर, जाहिर सी बात है पूर्वी देशांतरी गुजरेगी, ठीक है ना। इसी देशांतर को देश के समय को देश का मानक समय माना गया। हम बाद में देखेंगे कि मानक समय होता क्या है, ठीक है ना, लोकल टाइम क्या होता है, ये देखेंगे। ये इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, कोई बात नहीं, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो भारत की 5 राज्यों, ये ध्यान रखना, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, अरे मैं क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मानक तिथि रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब आपको प्रश्न क्या क्या दिमाग में रखने हैं। जैसे इन 5 राज्यों से होकर गुजरी है, तो एक प्रश्न याद रखना है कि 82.5 डिग्री का मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। 82.5 डिग्री के पास कौन सी सबसे पास कौन सी राजधानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, कौन सी राजधानी। दूसरी बात, साढ़े 82 डिग्री जो हमारी मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, ठीक है ना।
तो आप इसको भारत से बीचा बीच होकर गुजारते हैं, ध्यान रखना तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि भाई कि बीचा बीच से गुजरी है तो तमिलनाडु से तो गुजरेगी गुजरेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब एक्चुअली में ये भी आपको सोचना है कि एक्चुअली में ग्रीनविच 0 डिग्री पर है और हमारा मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पर है, ठीक है ना। आप खुद इसको 5 से गुणा कितनी 4 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास जो मिनटा की संख्या होगी, ठीक है ना, 330 मिनट, ठीक है ना। तो आराम से आपके निकल जाएगा। अब मैंने 4 से गुणा करने का कारण ये है कि मैंने आपको जब अक्षांश देशांतर पढ़ाए तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पूर्व की ओर है तो हमने आगे लिखा, आगे है। अगर ये पश्चिम की ओर होता ग्रीनविच से तो हम पीछे लिखते। कर्क रेखा कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्य हैं। अब यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। 8 राज्य के जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी गुजरती है। भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। मानसूनी जलवायु, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, एक बात सुन लेना ध्यान से। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है कि ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है, दैट इज मानसूनी जलवायु। समझ में आ रही है? मानसूनी जलवायु। लेकिन कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटकर उत्तरी भारत को उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध। तो अगर आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे कि भारत कितने कटिबंध में है, तो 2 कटिबंध में। उत्तरी भारत तो उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध। अब मैंने आपको कभी ये सिखाया था क्या, कटिबंध क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया भी था भाई 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का वाला जो एरिया है वो तो है उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और 23.5 से दोनों गोलार्ध में हो, 23.5 से 66.5 तक उसे हम जनरली शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है ना। और फिर 66.5 से ऊपर जिसे हम शीत कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की स्थिति जो आप देखेंगे कि ये है यहाँ, तो आधा एरिया तो आ गया उष्ण कटिबंध में, आधा एरिया आ गया शीतोष्ण कटिबंध। समझ में ही ना? हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933, पूर्व से पश्चिम, और चौड़ाई 3214 किमी है।
इस प्रकार भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है और भारत का प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। बिल्कुल। ये वाला भाग, ठीक है ना, त्रिभुजाकार, जो इस महासागर को दो पार्ट्स में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनाती है, ये वाली, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। स्थलीय सीमा का मतलब ये वाला एरिया कितना है, 15,200। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि तो यही है। इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6,100 और द्वीपों सहित, चूंकि हम जानते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, ठीक है ना, और यहाँ लक्षद्वीप आ जाता है। इन द्वीपों का तट भी सम्मिलित कर लें तो हमारा टोटल तटीय सीमा हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा, चाहे स्थलीय हो और चाहे तटीय हो, दोनों मिलकर 22,716.6 किलोमीटर है। और ध्यान रखना, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। क्रीक का मतलब यूं, ठीक है ना। तो गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। एक्चुअली में ये इंदिरा पॉइंट निकोबार में, ये दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार के द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। क्या नाम? पिग्मेलियन पॉइंट, ये ध्यान रखना। ये भूमध्य रेखा से 876 किमी दूर है, यानी कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो भूमध्य रेखा से 876 किमी दूर है। गुड। अब आपसे परीक्षा में 876 किमी दूर है, मैं आपको प्रश्न पूछूं, आपको तो इस चीज़ का तो हमको सामान्यतः सबको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी सब जगह समान होती है। हालांकि देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, यानी कि हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी घटती जाएगी, परंतु अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी तो सामान्यतः सब जगह समान रहती है, ठीक है ना। अब 876 में अब परीक्षा में 2 प्रश्न आपके काम किए। पहला प्रश्न तो आपको ये आना चाहिए कि भी कि 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती कितनी है, ठीक है ना। अब अगर वो 2 अक्षांशों के मध्य दूरी अगर आपको पता है तो 876 में अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री दूर है। ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2004 में हिंद महासागर में क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच, अब ध्यान रखना, ये चीज़ भी समझने वाली बात है। एक्चुअली में हमारा ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ठीक है ना, ये इंदिरा पॉइंट है और फिर ये इंडोनेशिया आ जाता है यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल। उसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी,
अब मैं आपको बताऊं, यहाँ हम्म, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे बिंदु, बिल्कुल। ठीक है ना। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गुहार मोती, या गुजरात में। गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, या अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम, किबिथु, ठीक है ना। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। अब आपको ये थोड़ा सा आपको रटना, मैप आप लेंगे, मैप पर एक्चुअली आप 2 वर्क करेंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आप करेंगे। दैट्स ओके। हाँ सर।